Okay. Now we start our session. Okay. In the previous session, we discussed about the hybrid inheritance and also the programming implementation of the hybrid inheritance. And after that, we discuss about the hierarchy of constructor. Okay. In which we see that how can we use the different types of constructor in the case of the inheritance. Okay. Apart from that, today we discuss about the overloading. Okay. Basically, overloading is just like a part of the polymorphism. As we know that polymorphism is a very important part of the ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके अंदर में इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है. ओके, तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द टू वे. दो तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. एक है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और सेकंड क्या है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो वे हैं. फर्स्ट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओके, after before that we have to discuss about the what is the concept of the polymorphism. Okay, polymorphism, poly plus morphism, that means कि सिंपल एक आपका अगर कोई फंक्शंस है उसके डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या हो सकते हैं, आपके फंक्शंस हो सकते हैं. जैसे मान लो कि आपका एक फंक्शन है सम. ठीक है, तो वो सम नाम का फंक्शंस, अगर हम सम बोल रहे हैं अगर फंक्शंस को, तो दैट मीन्स कि इट मे बी द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इट कैन बी एडिशन ऑफ द थ्री नंबर्स और इट मे बी द एडिशन ऑफ फोर नंबर्स. ओके, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर फंक्शन एरिया. तो अगर एरिया है तो एरिया क्या किसका हो सकता है, सर्कल का भी एरिया हो सकता है, ठीक है ना, रेक्टेंगल का भी एरिया हो सकता है और डिफरेंट आपका सर्कल का भी एरिया हो सकता है. दैट मीन्स कि एरिया का नाम सेम है लेकिन वो क्या कर सकता है, डिफरेंट क्लास के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म कर सकता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज कीजिए कि एक शेप नाम का फंक्शन है. ठीक है, वो शेप नाम का फंक्शन अगर रेक्टेंगल में अगर यूज कर रहा है तो उसका रेक्टेंगल का शेप डिफरेंट होगा. अगर स्क्वायर में अगर शेप यूज हो रहा है तो स्क्वायर का शेप डिफरेंट होगा. अगर हम शेप को कहाँ यूज कर रहे हैं, सर्कल क्लास में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी उसका शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा. दैट मीन्स कि अ सिंगल फंक्शंस, ओके, ए सिंगल फंक्शंस दैट परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन द डिफरेंट क्लासेज. फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझो कि अगर सपोज कीजिए कि आपकी सैलरी है ना, तो सैलरी अगर ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी तीनों को मिल रही है, लेकिन सैलरी का जो कैलकुलेशन है, जो सैलरी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, तीनों का डिफरेंट है. लेकिन अल्टीमेटली जो टास्क परफॉर्म हो रहा है वो क्या है, सैलरी कैलकुलेशन का ही है. ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि दैट मीन्स कि एक ही कोई भी एक अगर आप फंक्शन ले रहे हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट टास्क को वो परफॉर्म कर सकता है. It totally depends upon the class or it totally depends upon the arrangement of the parameters. Okay, so basically there are two types of overloading that will be part of the compile time polymorphism, compile time polymorphism and runtime polymorphism. So basically compile time polymorphism is also known as the early binding. Early binding is known as the compile time polymorphism, and runtime polymorphism, that is also known as the late binding. One is the early binding and another is the late binding. Early binding is associated with the compile time polymorphism and late binding is associated with the runtime polymorphism. Okay, so first of all we discuss about the function overloading. Okay, the function overloading indicates two or more functions have same name but differ in the number of arguments or data type of arguments. Okay, for example, suppose we have we consider a function area. Okay, so in the case of the area, when we have to calculate the area of a triangle, so what will be the formula, 1 by 2 base into height. Okay, so that means it consists two parameters, one will be the base and the another will be the height. Okay, when we're talking about the area of rectangular, that means it requires minimum two parameters, one will be the length and another will be the breadth. Okay, but when we're talking about the area of a circle, that means it consists only a single radius. Okay, that means when we input a radius, we can easily calculate the area of a circle and perimeter of the circle also. Okay, uh, I hope you understand the concept of polymorphism. Okay,
This is the polymorphism. That means we can say that broadly, the ability of an operator and function to take multiple forms is known as polymorphism. Okay, the different types of polymorphism are operator overloading and function overloading. We can see easily in the slide. A parent class shape having the function draw, and its derived classes are triangle, rectangle, circle. Okay, all the derived classes also consist the different types of functions but having the same name. Okay, so basically it is the part of the polymorphism. Now, dynamic binding and message passing. Okay, so dynamic binding is what? Binding, dynamic binding and message passing. Basically, message passing is the most important part of the object oriented, because object can different object can communicate with each other by using the message passing. In object oriented programming system, uh, the message passing is basically done by sending message to objects. Okay, sending message to by object, that means by using the functions. Okay, all these things will be done in the practical session. Okay, so basically these are the advantages of OOPS, but first of all we have to see what is the concept of the function overloading and what is the concept of the operator overloading. Okay, so now we go for the practical session. Okay, so first of all, polymorphism. Okay, polymorphism, it is the most important feature of object oriented programming system, है ना? Object oriented, oops means object oriented programming system. Okay, it provides a platform where a single where a same name function perform different operations. ओके, सेम नाम का फंक्शन क्या कर सकता है? डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम एरिया नाम का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सपोज रेक्टेंगल, तो इट कंसिस्ट टू पैरामीटर्स इंट ब्रेथ. ओके, ये होगा. अगर हम सपोज कीजिए कि एरिया, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल. Okay, so here we have to write area float r. This will be the radius. Okay, this will be radius. Okay, and when we're talking about the area of triangle, okay, so it consists two parameters. One will be the base and another will be the height. Okay, another area, suppose we have to calculate the area of a square. So that means the int, that means the side, all the sides are equal in the case of the a square, so it consists a parameter having the side. Okay, that means the same name, the function having the same name but having the different arrangement of parameters and also perform different types of works. Okay, so basically this concept, it is the concept of the operator function overloading. Okay, so when we discuss about the polymorphism, there are two types of implementation. That means we can implement the polymorphism in two ways. Okay, first is the compile
time polymorphism, it is also known as early binding. Okay, early binding. Here the code will be active during the compilation of the program. यहाँ पे जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो कोड कब एक्टिव होगा, जब हमारा प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली जैसे ही कंपाइल करता है, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन द कोड विल बी एक्टिव एंड द polymorphism will be performed. Okay, in the second case this will be known as runtime polymorphism. Okay, runtime polymorphism. So runtime polymorphism is basically known as the late binding. Okay, that means that during the execution or during the runtime, this polymorphism, the code of this polymorphism will be active. Okay, now we have to see that what will be the what will be the implementation of the compile time polymorphism. So basically the implementation of compile time polymorphism is the first is function overloading. Okay, function overloading, and second is that operator overloading. Actually you have seen the color of operator will be changed. Why? Because operator is a keyword. Okay, operator overloading, function overloading, and second is the operator overloading. And when we have to implement the runtime polymorphism, it can be implemented by virtual function. Okay, virtual function. When we implement the virtual function, okay, we have to use the pointer. Okay, so today we discuss about the what is the concept of the function overloading and what is the concept of the operator overloading. Okay, when we discuss about the function overloading, we have to also discuss about the function overriding. Okay, function overriding. Okay, function overriding, basically the function overriding uh, is it will be performed when we use the inheritance. Okay, function overriding का concept कहाँ पे यूज होगा, जब हम inheritance यूज करेंगे. जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं. जैसे मान लो कि आपके पास दो क्लासेज हैं, क्लास ए है क्लास बी है, दोनों में सेम नाम का फंक्शन है. मान लो कि एक शो नाम का फंक्शन है, वो दोनों क्लास में है, उसके पेरेंट क्लास में भी है और डेराइव्ड क्लास में भी है. ठीक है, तो फंक्शन दोनों में है और दोनों का रिटर्न टाइप भी सेम है, दोनों का नेम भी सेम है और दोनों का पैरामीटर भी सेम है. ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में एक कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा. फंक्शन ओवरलोडिंग में भी पैरामीटर का अरेंजमेंट का डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होगा, उसका फंक्शन का नाम भी सेम होगा, रिटर्न टाइप भी सेम होगा और उसका अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर भी सेम होगा. ओके, तो फंक्शन ओवरराइडिंग का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा, आप ये हमेशा समझ लीजिए कि ये हम फंक्शन ओवरराइडिंग का तभी कॉन्सेप्ट आएगा जब हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे. ओके, so first of all we see function overloading. Okay, what is the use of the function overloading? Okay, तो सबसे पहले हम लोग एक सिंटेक्स देखते हैं ना, कभी भी एग्जाम में आता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक यूज करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग. अब इसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं. फंक्शन ओवरलोडिंग, हेलो. हाँ हेलो. हाँ भाई, आवाज नहीं आ रहा है भाई.
सर छोड़ दिए क्या? सर म्यूट हो गए। शिवम भाई तब तक आप ही क्लास लो ना थोड़ा सा। चला गया। इतना नहीं पढ़े हैं भाई। ओके। हाँ, तो बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इट इज जस्ट लाइक अ मैकेनिज्म दैट विल बी परफॉर्म्ड इन अ सिंगल क्लास, है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग जब भी होगा तो यहाँ पे पॉइंट वाइज एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे इट रिक्वायर्स अ सिंगल क्लास। दैट मीन्स कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर फंक्शन ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हाउ मेनी क्लासेज विल बी रिक्वायर्ड, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? सिंगल क्लास। एक क्लास अगर आपके पास है तो उसके अंदर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट क्या है, द नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन will be same but it differs in case of the arrangement of parameters, ठीक है। द नेम ऑफ फंक्शन विल बी सेम बट इट डिफर्स इन केस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स, ओके। यानी अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग यूज कर रहे हैं तो एक तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सिंगल क्लास होगा हमारे पास, है ना। दूसरा है कि जब भी हमारा एक सिंगल क्लास होगा तो उसके अंदर में फंक्शन का तो नाम सेम होगा, लेकिन जो उसको आपस में जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स, ओके। तो दिस इज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके। नाउ वी डिस्कस इट्स सिंटैक्स, व्हाट विल बी द सिंटैक्स। क्योंकि जब हम लोग एक बार सिंटैक्स को डिस्कस कर लेंगे तो वी कैन इजिली गोइंग फॉर द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, ओके। नाउ वी गो फॉर द सिंटैक्स। सपोज क्लास, है ना, सपोज क्लास का नाम रख देते हैं टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सपोज लिख देते हैं इंट ए बी कमा सी, ओके। नाउ पब्लिक void सो, या कंस्ट्रक्टर भी हम एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। void सो अभी रहने देते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो कंस्ट्रक्टर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक चीज सजेशन है, जो चीज है आप पीछे से पढ़ते जा रहे हैं ना, जब भी आगे प्रोग्राम कीजिए तो उस चीज को जहां पे भी आपको लगे वहां पे आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। क्योंकि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर चीज आपके माइंड में रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया और जब आगे पढ़ रहे हैं तो जहां पे भी आपको लगता है कि इनिशियलाइज करना है या कुछ समथिंग इस तरीके का कुछ करना है आपको, तो देन आप वहां पे जो प्रीवियस जो क्लासेज हैं, जो भी आपने चीजें सीखी हैं, उस चीज को आप वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमने बना दिया फंक्शन, है ना, सम नाम का। सिंपल सा एकदम प्रोग्राम ले रहे हैं, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। एक हमारा पास फंक्शन है ये सी आउट, और यहाँ पे लिख दिया स्लैश एन सम इक्वल टू 1 मिनट
वॉइस इज ऑडिबल? यस सर। सर। ओके ओके। यहाँ पे आपका ये हो गया आपका सम, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन है, इसके अंदर में दो पैरामीटर हैं, एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं वॉइड सम। इसके अंदर में सपोज कीजिए 3 पैरामीटर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, इंट ए, इंट बी, और यहाँ पे लिख दिया इंट सी, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका भी नाम देख रहे हो ना, आपका सम ही है, लेकिन इसका काम क्या है, यहाँ पे 3 नंबर्स को ऐड करेगा। ओके, सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्लास को क्लोज कर दिया, सपोज कीजिए। एक सिंटेक्स क्या है, छोटा सा आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम ही हो गया ये, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। अब इसमें सपोज कीजिए कि अगर हमें फंक्शन को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट, वॉइड मेन भी लिख लेंगे, टेस्ट T1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, T1 डॉट सम, है ना। सम में कितना पैरामीटर जाएगा, 12 और 14, 12, 14, ओके। और यहाँ पे T2 में क्या जाएगा, डॉट सम, और यहाँ लिख देंगे 12 और 18, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। तो ये जो आपने अभी प्रोग्राम देखा, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। अब आपने ये चीज भी देख लिया कि फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिंगल क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सर इसमें नाउ 3 वी गो फॉर द पास प्रैक्टिकल करेंगे। इम्प्लीमेंट। हाँ, एक में दो नहीं, दो भी कर सकते हैं। अभी तो मान लो कि ये भी काम करेगा ही ना, क्योंकि दो पैरामीटर वाला भी तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब अच्छा अच्छा, इसको तो एक वो बार है ना, उसी पे इसको एक बार सेट रन कराते हैं। यस 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 यस, है ना, इसको रन करा देते हैं। इसको एक काम करते हैं, कमेंट बना देते हैं पूरे को, फिर आपका प्रोग्राम ये रन कर जाएगा। यहाँ तक हो गया। सर T2 को एस, ऑब्जेक्ट तो लिया, सर वो रन कैसे करेगा? अभी बता रहे हैं, इसको एक बार लिख देने दीजिए मुझे, फिर मैं बताता हूँ। iostream डॉट एच एस इंक्लूड conio डॉट एच, हो गया। क्लास टेस्ट बना लिया। यहाँ से एक बार मेन बना लेते हैं, void main टेस्ट T1 डॉट सम, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट बना देते हैं एक साथ ही, टेस्ट T1 T2, ठीक है। T2 डॉट सम में 3 पैरामीटर से लेते हैं 45, और यहाँ पे कर देते हैं गेट ch, ठीक है। कंपाइल किया, नाउ और आ गया 26 135, ओके। यस सर। यस सर। क्लियर है। हाँ, तो देख रहे हो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है फंक्शन ओवरलोडिंग की, कोई बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब और दूसरा जो दो इसमें पैरामीटर कॉन्सेप्ट पास हम लोग करेंगे यूज करते हैं बी वो वाले है आपका में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हाँ जी, अगर 2 पैरामीटर पास करेंगे तो वो हेलो ए प्लस प्रिंस, बी कुछ वाले में पूछ रहे हैं जाएगा। आप? हाँ हाँ सर, हाँ, कह दो रहे अगर 2 पैरामीटर करेंगे पैरामीटर तो पास दो करेंगे पैरामीटर तो वाले वो। को कॉल करेगा, 3 में देंगे तो, हाँ, 2 वाले को ओके 2 में सर। जाएगा और 3 वाले में तीसरे को कॉल कर लेगा, ठीक है ना। ओके, सर समझ में आ गया। ओके सर, ठीक है। यस, T2 डॉट सम को अगर T1 डॉट सम ही कर दे तो वो 3 वाले में नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, देखिए जय, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है। देखिए समझ लीजिए, पहले जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उस क्लास का मेंबर हो गया ना। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का जो डिफिनीशन होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास, है ना। क्लास का क्या है, एक इंस्टांस है, ठीक है। तो अगर क्लास का वो एक इंस्टांस है तो क्या कर सकता है, क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हर एक ऑब्जेक्ट उसको यूज कर सकता है। अब जैसे टेस्ट T1 बना लिया, तो T1 डॉट सम और 2 वैल्यू दे दिया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ T1 उसी को एक्सेस कर सकता है,
T1 एक सम नाम के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है जिसके अंदर में 3 पैरामीटर्स है। ओके, ऐसा आप मत समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक ही फंक्शन को कॉल करेगा, ऐसा नहीं है। आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए, उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे सारे को आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, अब जो यस अब नेक्स्ट जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखते हैं एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है ये देखिए। Anybody know what are the different types of total number of operators that will be available in C++? Anybody? सर असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट No, ऑपरेटर। total number of operators. नो सर। No. Basically, there are 46 operators. Okay. Basically, there are 46 operators in C++. Okay. 46 में से 5 वैसे ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। 5 of them cannot be overloaded, है ना। जिसमें से 5 जो है जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। अब आप ये सोचेंगे कि वो कौन कौन से हैं 5, ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका डॉट ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा है रेफरेंस ऑपरेटर। तीसरा है पॉइंटर ऑपरेटर। ये नहीं है, एक मिनट। एक है आपका पॉइंटर हो गया, डॉट है, और एक है आपका साइज ऑफ। तीसरा जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर समझते हैं ना, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, एक है आपका साइज ऑफ, ठीक है, और एक है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। ये 5 ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज नोन एज द मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना। डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही तो क्लास अपने क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। ये साइज ऑफ है। साइज ऑफ का रोल पता होगा आपको। किसी भी डेटा टाइप का या एरे का अगर आपको पता करना है कितना मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है तो साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे। और लास्ट जो है वो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं यूज किया है इसको? नो सर। यस सर। ओके, चलिए ठीक है, नहीं यूज किया तो मैं अभी बता भी देते हैं, ठीक है। क्लास मान लो यहाँ पे लिख दिया void क्लास show। के मेंबर फंक्शन को बाहर डिफाइन करने के लिए। void show लिख दिया, ठीक। हाँ, उसकी बॉडी को बाहर। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं बताइए? टेस्ट void show, यहाँ पे लिख दिया सपोज कीजिए cout /n hello test, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया t1 डॉट शो। क्या कह रहा है? आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, एक मिनट। सो एक मिनट,
void, यहाँ पे शायद क्लास भी होता है क्या? टेस्ट सो आइडेंटिफायर। सर क्लास में होता है, क्लास में। हाँ जी, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? हेलो, यहाँ पे देखिए ये हाँ कुछ सर। एक सिंटेक्स में आ रहा है प्रॉब्लम। ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू क्या होता है कि सर क्लास क्लास के बाहर हम लोग क्या करते हैं ना, उस फंक्शंस की बॉडी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सर हेलो। यस। तो वहाँ पे void टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन शो। हाँ, क्लास टेस्ट यहाँ पे लिख दिया सपोज, हाँ और सर उसके सही बाद बोल है रहा है। लिखा है void, उसके बाद लिखा है फंक्शन। सो हाँ, क्या क्लास बोल रहे हो? हाँ, क्लास की क्लास। जगह void होगा अच्छा, और क्लास स्कोप, एक मिनट रुकिए, void, और इधर का void हट जाएगा। और इधर का void हट जाएगा, है ना? सी कंपाइल। अभी भी एरर आ रहा है, ओके। वो तो अच्छा, वो इसके चलते आ रहा था ना, हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इस पे। यहाँ पे है ना ये, यस, यहाँ तो void तो नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर ले रहे हैं। अल्ट रन, हेलो टेस्ट आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे, क्लास ऐसे भी कंपाइल, ओके ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक क्लास दे रहे हैं तो सी कंपाइल, ओके ठीक है। यहाँ पे void सही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे सो नाम का फंक्शन को अगर क्लास के बाहर अगर हमको डिक्लेयर करना है तो उसके लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है ना। सिंटेक्स क्या है, क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास के आगे यहाँ पे क्लास नहीं, वहां पे void लिखेंगे, ठीक है ना। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन का नाम। यहाँ पे जब फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो सिंपली फंक्शन का नाम और यहाँ पे क्या दे देंगे, सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉडी नहीं डिफाइन किया गया है ना, बॉडी को हमने कहाँ डिफाइन किया, क्लास के बाहर, है ना। तो इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, है ना, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो बेसिकली सी प्लस प्लस की अगर हम बात करते हैं तो 46 ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है ना। जिसमें 5 को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। कौन कौन सा है, डॉट ऑपरेटर है, एक एस्ट्रिक री रेफरेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर है, और एक साइज ऑफ, और एक है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ओवरलोड सर वो करने का मी मतलब क्या क्या लिखना होता है, है? और क्या है? हाँ जी, ये मेंबरशिप ऑपरेशन मैं लिख और रहा था, डॉट के छोड़ दिया आगे था। मी क्या है? नहीं, मेंबरशिप ऑपरेटर है वो, है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है ना, डॉट ऑपरेटर। ओके, तो मैंने एम ई लेकर के छोड़ दिया था, वो मी दिख रहा था आपको, तो दैट इज द मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला ये देखना है कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग तो हो रहा है, लेकिन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं ये बता दूं आपको। सपोज कीजिए कि अभी तक आप, जैसे एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर। तो प्लस प्लस ऑपरेटर को हम किस पे काम में लेते हैं, कोई किसी डेटा टाइप पे लेते हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, होता है ना। इंटीजर पे काम करा सकते हैं या फ्लोट पे काम करा सकते हैं, कैरेक्टर पे यूज कर सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जावा जब आप पढ़ोगे ना तो कैरेक्टर में भी यूज होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, इंटीजर और फ्लोट पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ले क्या इसको हम किसी ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर को? नहीं, अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, उस ऑपरेटर को हम क्या करते हैं कि जो उनका सिंपल टास्क है ना, सिंपल टास्क क्या है, प्लस प्लस का इंक्रीमेंट करना इंटीजर और फ्लोट वैल्यू पर। लेकिन हम उसी ऑपरेटर्स को किस पे यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर सपोज कीजिए, आप सपोज कीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 4 + 3, और यहाँ लिख दिया i,
3 और यहाँ लिख दिया सपोज कीजिए i। इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अगर मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स है, इसका एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स ये C1 है ना, एक इसका ऑब्जेक्ट है C1 और C1 का वैल्यू है 4 + 3i। हम चाहते ये हैं कि अगर हम C1 प्लस प्लस लिखें तो हमारा जो वैल्यू हो जाए ये 4 क्या हो जाए, 5 हो जाए, और ये 3 क्या हो जाए, 4 हो जाए। इट मे बी पॉसिबल और नॉट। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। लेकिन इन व्हेन वी इम्प्लीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दैट मीन्स कि वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क नॉट ओनली ऑन द प्रिमिटिव डेटा टाइप बट ऑल्सो ऑन द ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नाम का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो भी मेंबर वेरिएबल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, हम चाहते हैं कि दोनों का वैल्यू हम इंक्रीज कर दें या दोनों का वैल्यू 1 1 से डिक्रीज कर दें, तो उस केस में हम प्लस प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उस केस में हमें प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑपरेटर को ओवरलोड करने का तरीका क्या है ना। तो ऑपरेटर को ओवरलोड करने का तरीका ये है कि उसके लिए आपको एक अलग से मेंबर फंक्शन बनाना होगा, है ना। उस मेंबर फंक्शन को बनाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, देखिए ये होगा void, ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, है ना, void ऑपरेटर, ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर सिंबल, है ना, जो ऑपरेटर का सिंबल होता है वो यहाँ पे देंगे और यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कोड आपको उसके रिलेटेड लिखना होगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। यानी टू परफॉर्म ऑपरेटर ओवरलोडिंग वी हैव टू डिक्लेयर अ स्पेशल टाइप ऑफ member function that will perform the different types of operations not only the primitive data type but also on the objects। क्लियर है, ओके। अब इसका एक एग्जांपल जब आप देखेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। नाउ वी गो फॉर द प्रैक्टिकल सेशन। इस सारे को कमेंट बना देते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का ही लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि दोनों वैल्यू को कैसे हम हटाएंगे इनसे। क्लास कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ले लेते हैं इंट rp कामा ip, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, है ना। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उन दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, है ना। मान लीजिए लिख दिया इंट rp 1 और इंट ip1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, rp = rp1 और ip = ip1। किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है ये, पैरामीट्रिक है या डिफॉल्ट है? Which type of constructor I will declare? पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, void ऑपरेटर प्लस प्लस rp प्लस प्लस ip प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो इंक्रीज होगा उसको वैल्यू को देखने के लिए एक फंक्शन बना देते हैं, void show। यहाँ पे लिखते हैं cout /n रियल पार्ट, ओके, प्लस i ब्रैकेट ip ब्रैकेट क्लोज दिस, ओके। ये आपका शो हो गया जस्ट लाइक इमेजिनरी रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको लेकर के हम लोग बना देते हैं एक मेन फंक्शन void main, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स C1, है ना। यहाँ पे मान लो वैल्यू हम पास कर दिया 4 5, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, ओके। अब लिखते हैं, सबसे पहले हमें वैल्यू को देखना है ना। तो वैल्यू को देखने के लिए क्या लिखेंगे, C1 डॉट शो। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑपरेटर, जो ऑपरेटर को ओवरलोड किया है उसको कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे C1 प्लस प्लस, ठीक है, C1 प्लस प्लस। अब C1 प्लस प्लस जैसे ही करेंगे हमारा क्या होगा, RP प्लस प्लस और IP प्लस प्लस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा। अब उस इंक्रीमेंट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर C1 डॉट शो नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ओके, नाउ गेट CH। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, यस पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ओके, ये जो ऑपरेटर ओवरलोड करने का जो फंक्शन बनाते हैं उसका तरीका क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप ऑपरेटर, ये कीवर्ड है ना, ये आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है वो यहाँ पे लिख देंगे प्लस प्लस। यहाँ पे पैरामीटर पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। प्लस प्लस का मतलब ये है कि जैसे ही अगर हम किसी भी ऑपरेटर के साथ प्लस प्लस करेंगे तो एक तरीके से ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा, यानी उसका जो रियल पार्ट है वो इंक्रीज करेगा और इमेजिनरी पार्ट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक बार इसको रन करा के एक बार चेक करते हैं। कंपाइल, क्या कह रहा है, ओवरलोड प्रीफिक्स यूज्ड एज, सर ऊपर का प्रोग्राम ओ, ये ऐसे ही है पड़ा हुआ है, अभी इसको भी बना देते हैं कमेंट यहाँ। ओके, क्या आ रहा है, सर अच्छा header अब file हेडर फाइल रह गया हम लोग का वहां पे। ओके, सिंगल पेज में बनाने से ये प्रॉब्लम आता है। अब हो गया, अब कुछ नहीं है ना, चलो सी कंपाइल, आ गया 4 प्लस I 5, 5 प्लस I 6। यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप माइनस माइनस कर दोगे, है ना, जैसे मान लो चाहो कि आप माइनस माइनस कर दो, है ना, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी हम माइनस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे थोड़ा सा एक मैजिकल टाइप का कर सकते हैं। आप सपोज करो, आप बोलो कि देखो मैंने क्या किया है, C1 माइनस माइनस करेंगे कोड ना, तो वहां पे वैल्यू क्या होगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके का भी कुछ कर सकते हैं इंटरनल कोडिंग, जैसे बोलते हैं ना कि प्लस अगर हम ऑप्शन चूज करेंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगा, अगर माइनस चूज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, अपोजिट। उस तरीके का भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम माइनस माइनस वाला भी चेक कर लीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया और यहाँ से माइनस माइनस कर दिया। कंपाइल, ओके, क्या सर कह रहा है, सेमीकोलन स्टेटमेंट मिसिंग, ऊपर में सेमीकोलन रह गया। सी कंपाइल, एक और है इलीगल स्ट्रक्चर, तो वहाँ ऑपरेटर में, वॉइड ऑपरेटर में भी माइनस माइनस ऑपरेटर होगा भी ना। तो माइनस माइनस होगा। हो गया, वैल्यू माइनस हो गया। यस क्लियर, सर। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी हम अलग अलग ऑपरेटर्स को अलग अलग तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। दैट मीन्स कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑपरेटर होता है ना उसको हम अलग से कुछ स्पेशल टास्क प्रोवाइड करते हैं, है ना। अभी तक आप देख रहे हो कि प्लस प्लस ऑपरेटर है, माइनस माइनस ऑपरेटर है, ठीक है ना। और भी बहुत तरीके के ऑपरेटर्स हैं जो किस पे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ काम करते हैं सिंपली प्रिमिटिव डेटा टाइप पे, ठीक है। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हर एक ऑपरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे भी हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का।
इसमें देखिए क्वेश्चंस भी आता है इसमें, जैसे कोई दे दिया जाएगा किसी चीज को ओवरलोड करने का, या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। और उसका आपका सिंपली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, है ना। चार को दिया रहेगा ऑपरेटर और आपको उससे पूछा जाएगा कि कौन से ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं है, सर। ठीक है। यस, ओके। तो यहाँ पे आपका हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा हो गया आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा वो होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। मैंने बताया था कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ओवरराइडिंग देन सब आपको ये समझ जाना चाहिए कि जब भी ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द केस ऑफ द इनहेरिटेंस, है ना। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग में, यहाँ पे एक बार फिर से चलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर में देख रहे थे आप कि यहाँ पे जो एक ही क्लास के अंदर में फंक्शन का नाम सेम था, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स थे वो क्या थे, टोटली डिफरेंट थे, है ना। लेकिन जब हम ओवरराइडिंग पढ़ेंगे वहां पे क्या होगा कि एक चाइल्ड क्लास होगा और एक डिराइव्ड क्लास होगा, और दोनों क्लास के अंदर में सेम नाम का फंक्शन होगा, सेम नाम का। सेम नाम का मतलब क्या है कि नेम भी सेम होगा, उसका रिटर्न टाइप भी सेम होगा और उसका अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर भी सेम होगा, ओके। तो उस कंडीशंस में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक क्लास बनाते हैं पेरेंट के नाम से, क्लास पेरेंट। इसके अंदर में एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक, सिंपली चेक करने के लिए, void show, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया cout /n hello parent, ओके। दिस इज द पेरेंट क्लास, ओके। यहाँ पे शो नाम का फंक्शन यूज कर लिया। अब शो के अंदर में सिर्फ देखिए फंक्शन का नाम से है, बस उसका स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता चल जाए कि वो आपका पेरेंट क्लास का फंक्शन है या चाइल्ड क्लास का फंक्शन है, ठीक है। क्लास नाउ चाइल्ड पब्लिक void, ठीक है। यहाँ पे भी फंक्शन का नाम देते हैं शो, और जो चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि इट विल इनहेरिट द पेरेंट क्लास, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पब्लिक और यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट, ठीक है। नाउ void show, और यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब ये कॉल होगा तब आपको पता चले कि कौन सा कॉल हो रहा है और कौन सा कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। /n हेलो क्या लिख सकते हैं, चाइल्ड, ओके, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज किया। अब यहाँ से एक मेन फंक्शन बनाते हैं void मेन, ओके। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं चाइल्ड का, सबसे पहले चाइल्ड C1 क्लियर स्क्रीन, और यहाँ लिखते हैं C1 डॉट शो। अब आपको ये देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट ch C कंपाइल क्लियर स्क्रीन CLR S एरर फाइल्स। C कंपाइल नाउ रन। हेलो चाइल्ड आ गया ना। हेलो चाइल्ड का मतलब ये है कि दैट मीन्स कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और आपका इनहेरिटेंस भी है और दोनों में सेम नाम का फंक्शन है, उस केस में जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना उसी का मेंबर फंक्शन आपका कॉल होगा। ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। दैट मीन्स कि द पेरेंट क्लास एंड डिराइव्ड क्लास कंसिस्ट सेम नेम ऑफ द फंक्शन and having the same return type and also having the same arrangement of the parameter, okay. In this situation when we create the object of the child class it will call the its own member function, clear है।
यस सर। ओके। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल फंक्शन, तो वर्चुअल फंक्शन जब यूज करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज किया जाएगा, ठीक है, जिसमें हम पेरेंट क्लास का क्या बनाएंगे, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके। तो बेसिकली फंक्शन ओवर ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच में डिफरेंस भी आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग? तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग रिक्वायर्स मिनिमम वन क्लास, और सेकंड में क्या है कि ऑपरेटर फंक्शन ओवरराइडिंग रिक्वायर्स मोर देन वन क्लास, ठीक है। सेकंड है कि इसमें क्या होगा कि द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी सेम बट द इट विल बी डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। लेकिन आपका ओवरराइडिंग के अंदर में द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी सेम, द अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर्स विल बी सेम एंड द रिटर्न टाइप विल बी आल्सो सेम। ओके, दो हो गया। थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड आपका होगा कि यहाँ पे थर्ड क्या हो सकता है, बताइए तो। व्हाट विल बी द थर्ड डिफरेंस? थर्ड डिफरेंस ये है कि फंक्शन ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग का के जो लिए इनहेरिटेंस जरूरी है और ओवरलोडिंग के लिए इनहेरिटेंस जरूरी नहीं है। नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। और एक और चीज हो सकता है कि ओवरराइडिंग जो बेसिकली होता है ना, वो रन टाइम जब आपका प्रोग्राम रन करता है उस टाइम में चलता है, ठीक है ना। और ये ओवरलोडिंग है वो कब चलता है, कंपाइल टाइम जब एक्टिवेट होता है। ओके, क्लियर। तो आज का Yes, जो sir. सेशन है हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी इम्प्लीमेंट द वर्चुअल फंक्शन। ओके।